दोस्तों ये द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ बुक का पार्ट 2 है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों ये डिप्रेशन कम करने वाली एक ऐसी बुक है जो बहुत ही कमाल की है। ये पार्ट 2 है, इसमें आपको बहुत मजा आएगा और इतना मजा आएगा कि आप इस पूरी बुक को देखोगे। मैंने आपको बताया था ये 4 पार्ट्स में आएगी। ये पार्ट बहुत ही कमाल का है। आई होप आप सबको मजा आएगा। शुरू करते हैं। सुबह 9 बजे का टाइम था। मैं अपनी बायोलॉजी क्लास में अपने सर को अपनी डेस्क पर रखकर घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन रहा था। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। लेक्चर बहुत बोर कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है, स्कूल का असिस्टेंट प्रिंसिपल। बोले, बेटा मार्क बाहर आओ, सारा सामान लेके आओ। बड़ा अजीब था, पहली बार प्रिंसिपल किसी को लेने आया था क्लास के अंदर। वैसे बच्चे प्रिंसिपल के पास में जाते हैं, यहाँ मुझे प्रिंसिपल लेने आया। ठीक है, मैंने अपना सामान उठाया और लेकर बाहर आ गया। मेरे लॉकर से भी सारा सामान निकलवाया उन्होंने। मैंने एक ढीली सी टी शर्ट पहन रखी थी और बैगी जीन्स पहनी हुई थी। बड़े बड़े बाल थे हिप्पियों की तरह मेरे। मुझे अपने साथ में ऑफिस में ले गए। दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा लॉक कर लिया और खिड़की भी बंद कर दी, पर्दे भी लगा दिए। अब क्या होने वाला था, प्रिंसिपल ने मेरा सामान चेक करना शुरू किया। सब कुछ झाड़ झाड़ के चेक कर रहे थे। ये सब करते हुए उन्होंने नीचे ही देखते हुए मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझसे सवाल पूछा, मार्क तुम जानते हो ना मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैंने बोला, नहीं सर। ड्रग्स। ड्रग्स, ये वर्ड सुनते ही मेरे कानों में सन्नाटा, छक्के छूट गए, पसीना बाहर आने लगा। मैं पूछा, कौन सी ड्रग्स सर? उन्होंने गुस्से में मेरी तरफ देखा, बेटा तुम्हारे पास कौन सी वाली है? उनकी चेकिंग चल रही थी। मैं पसीने में पूरा गीला हो गया, गर्म हो गया, मेरे कान गर्म हो गए, मेरा चेहरा गर्म हो गया, भागने का दिल कर रहा था मेरा। मैंने सोचा मैं क्या करूं जो इनको मुझ पर भरोसा हो। अनजान बनूं, शायद कुछ हो जाए, या फिर डरना चाहिए, डरने से ज़्यादा भरोसा होता है। क्या करूं? मैं हड़बड़ाने लगा। उन्होंने सारा कबाड़ मेरे बैग से निकाल दिया, यहाँ तक कि जो पैन डालने के लिए छोटी छोटी जेबें होती है उसको भी चेक किया ढंग से। सारा कबाड़ मेरे बैग से बाहर निकाल दिया। जब उनको एंड में कुछ भी नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने मेरा बैग ही उल्टा कर दिया। सारा सामान ज़मीन पर गिर गया, लेकिन ड्रग्स नहीं मिली। तो वो बोले, बेटा आज ड्रग्स नहीं है? नहीं सर। कौन सी ड्रग्स? मुझे रोना आ रहा था, मैं रोना चाहता था। उन्होंने फिर से मेरे सामान की तरफ देखा और बोला, बेटा मार्क सच बोल दो, शायद तुम बच जाओ। लेकिन मैं अड़ा रहा, नहीं सर मेरे पास कुछ नहीं है। ओके देन, सामान उठाओ, बैग में डालो और निकलो। 1 मिनट, बैग, ये बैग। वो बैग के पास में गए और एक आखिरी कोशिश में बैग की तरफ देखा। उन्होंने पैरों से थपथपाया उसे। उनका पैर किसी चीज़ पर रुका और पूछा, ये क्या है? बैग उठाकर वो नीचे वाले हिस्से को टटोलने लगे। मेरा दिमाग घूम गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सब कुछ ब्लैंक। दरअसल 12 साल की एज से मुझे आदत थी कि मैं रातों में घर से बाहर निकल जाता था अपने दोस्त के साथ में, सिगरेट बेचता था। बैग के नीचे एक सीक्रेट जगह बना रखी थी ड्रग्स छुपाने के लिए मैंने। अब जैसा कि इस आदमी ने वादा किया था कि सच बता दे, मैंने सच नहीं बताया था। मतलब ये आदमी मुझे छोड़ने वाला नहीं था। इसके कुछ घंटों के बाद पुलिस मुझे लेने आई। उस पुलिस की गाड़ी में बैठे बैठे मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था, कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। दोस्त नहीं, स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं, घर में रहो, एडमिशन कोई देगा नहीं। और घर वालों ने उन दिनों मेरे बाल कटवा दिए, छोटे छोटे करवा दिए, सारा सामान मेरा फेंक दिया। पापा मुझे अपने साथ काम पर ले जाते थे, घंटों काम करवाते थे। घर पर ही पढ़ाई करता था, प्राइवेट क्लर्क बनने के लिए तैयार किया जा रहा था मुझे। और उस वक्त आप सोचो कि इससे बुरा क्या होगा, तो उस वक्त मेरे माँ बाप ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। ये सब बताने का मकसद ये है कि मेरी जवानी की तो वाट लग चुकी थी। दोस्त खो दिए, स्कूल खो दिया, लीगल राइट्स खो दिए और अब फैमिली की बारी थी। सिर्फ 9 महीने के अंदर, सिर्फ 9 महीने में ये सब कुछ हुआ। उस वक्त मैं दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान खुद को महसूस कर रहा था। तकलीफ बस इस बात की थी कि मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये सब होने के बावजूद सब कुछ साइलेंटली हुआ। हम ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे सब कुछ ठीक है हमारे घर में। उन दोनों ने जब डिवोर्स दिया तो किसी ने कोई बात नहीं की। मतलब मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया, किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाया। सब एक्सेप्ट कर रहे थे। मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, उनकी लाइफ है, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे उन्होंने बता दिया कि वो क्यों अलग हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में, अगर जिनकी बात नहीं की जाए ना, सॉल्यूशन ना निकाला जाए उसी टाइम पर, उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना किया जाए, दबा दिया जाए, तो लंबे टाइम तक तकलीफ देती है वो चीज़ें। फिर उस चीज़ का रिजल्ट पता है क्या होता है? आगे चलकर हम ये मानने लगते हैं कि हम अलग है दूसरों से, तो हमें बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए।
मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं सबसे अलग हूँ। पता नहीं कहाँ बहता जा रहा था, लड़कियों का पीछा करने लगा, लग रहा था जो कर रहा हूँ जो कह रहा हूँ सब सही है। काम कुछ करता नहीं था, दोस्तों के सोफे पे पड़ा पड़ा रोता रहता था, कभी मम्मी के घर शराब पी के पड़ा रहता था। फिर धीरे धीरे क्या दोस्त भी कम होने लगे। अब गौर से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो फीलिंग आती है ना, ये 2 टाइप की होती है लाइफ के अंदर, कि मैं तो बहुत कमाल हूँ और बाकी सब बेकार है। फर्स्ट वाली फीलिंग ये होती है, तो मुझसे अच्छी तरह से कुछ अलग बर्ताव किया जाना चाहिए। दूसरी फीलिंग जो होती है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, बाकी सब सही है इस दुनिया में, तभी भी मुझसे स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। मतलब या तो हम दुनिया के सबसे टॉप पर खुद को रख लेते हैं, सबसे ऊपर, या फिर सबसे नीचे बॉटम पर। मतलब बीच में हमें रहना नहीं है, खुद ही अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं ज़िंदगी का और एक भ्रम बना लेते हैं कि हम तो दुनिया में सबसे अलग हैं। खुद को नॉर्मल तो मानना ही नहीं है, या तो हम सबसे नीचे हैं या सबसे ऊपर हैं, बीच में तो हम है ही नहीं। और ऐसा कभी हम नहीं सोचते कि हमसे पहले भी ये प्रॉब्लम्स किसी ने फेस की होगी, कितने लोगों ने फेस की होगी या अभी भी कर रहे हैं। तो समझो, आप कोई ख़ास नहीं हो, आपकी प्रॉब्लम्स भी कोई ख़ास नहीं है, आपसे पहले भी फेस करके गए हैं लोग आगे। आपको नहीं लगता, एक बात आपने नोटिस की हो या नहीं, आजकल लोगों की फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, बहुत आसानी से हर्ट हो जाती है, खासकर कि स्टूडेंट्स की। किसी बुक में अगर कोई चैप्टर हटा दिया गया है तो उसका रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को ये चैप्टर हर्ट करेगा, कुछ ऐसा बताया गया है इसके अंदर। कोई कुछ खुल के नहीं बोल सकता आज के टाइम पर। किसी की ड्रेस पर कमेंट करने पर भी लोग नाराज़ हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस में आने पर उस पर बैन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आजकल कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं, रोज़ रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हर्ट हो जाते हैं। ये वो टाइम है जब इंसान इतना कनेक्टेड होकर के भी कितना अकेला है। मतलब सोशल मीडिया पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इतना कनेक्टेड होने के बावजूद लोगों से कितना अकेला है। कुछ तो ऐसा है इन चीज़ों में जो हमारी तकलीफ़ों को बढ़ा रहा है। हमें आज के टाइम पर इतनी आज़ादी चाहिए कि कोई कुछ बोले नहीं हमें। बस जितना ज़्यादा हम इन फीलिंग्स को दबा रहे हैं ना अपनी, जितना ज़्यादा आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं। जितनी आसान हमारी ज़िंदगी आज के टाइम पर होती जा रही है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। पता है, हम जिस टाइम में जी रहे हैं, आज जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं, शायद हिस्ट्री में इससे बेहतर टाइम कभी रहा ही नहीं। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, कोई दूसरी चीज़ लड़ाई पाने के लिए नहीं है यहाँ पर। सिर्फ हमारे आसपास टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज भर रही है, तो उसके साथ साथ अकेलापन भी दे रही है। सोचो, हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादातर कामों में एवरेज ही हैं। कोई एक आध चीज़ में अच्छे हो सकते हैं हम में से, लेकिन दूसरी चीज़ में एवरेज ही हैं। जैसे आसपास देखो, कोई भी आजकल ऐसा नहीं मिलता जो सब चीज़ों में अच्छा हो। ये जो ज़्यादातर क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये अंदर से उतने ही खोखले होते हैं, इतने डायरेक्शनलेस होते हैं जितने इनके फैंस होते हैं। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है, या शायद इन चीज़ों को हम इतना ज़रूरी नहीं समझते। आज के टाइम पर कोई भी चीज़ हमें तभी अच्छी लगती है या तो वो बेस्ट में बेस्ट हो, या बुरी में बुरी हो, या फिर ऐसा मज़ा आए कि ऐसा मज़ा कभी ना आए, ऐसी कॉमेडी हो, झटका देने वाली न्यूज़ हो। हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए, तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। मीडिया इस चीज़ को समझते हुए कोशिश करती है आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की। आपने कभी इस बात को नोट किया है कि हम सब एवरेज हैं, लेकिन इस बात को मानने को कोई भी तैयार नहीं है। हर किसी को अपने आप को खास मानना है। एक बेचैनी फील करते रहते हैं अंदर कि मुझ में कुछ स्पेशल है, मुझे स्पेशल बनना है, सेलिब्रिटी बनना है। इसके लिए अलग अलग कोशिशें करते हैं, चाहे बच्चों को स्कूल में सिखाने जाना हो, कोई लेक्चर देना हो, या फिर स्कूल पर गोलियां चलानी पड़े, स्पेशल बनना है। क्योंकि हमारे आसपास दुनिया बदल रही है और हम भी इसका हिस्सा हैं, मानो चाहे मत मानो। लेकिन इस सोशल मीडिया ने सबको जोर दिया है कि तुम भी आओ, खास बनो, स्पेशल बनो। और इससे प्रॉब्लम क्या आई है कि हम लोग अपनी उम्मीदों के बर्डन के नीचे दबते जा रहे हैं। लोग खुद को बेकार मानकर इस लाइमलाइट में आने के लिए ज़्यादा भड़काऊ दिखने की कोशिश करते हैं, कूल दिखने के लिए पार्टी करते हैं, फीमेल फॉलोइंग कितनी है तुम्हारी, ये सब चीज़ें। और मीडिया भी इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। इंटरनेट सिर्फ कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन का नहीं, बल्कि अकेलेपन और इनसिक्योरिटी का भी एक सोर्स बन गया है। हम सबको लगने लगा है कि हम सबको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, और ऐसा ही हम करते रहते हैं कि हम यूनिक हैं। अगर सभी यूनिक होने लग गए, सभी स्पेशल होने लग गए, तो मतलब आज के टाइम पर तो एक एवरेज आदमी बनना यूनिक हो गया। थ्योरी के हिसाब से तो यही है। अगर सारे के सारे यूनिक होने लग गए तो एवरेज आदमी तो रेयरली मिलेगा। तो एवरेज रहना कोई पसंद नहीं करता। किसी को या तो टॉप पर रहना है, अटेंशन चाहिए, या फिर नीचे गिरकर अटेंशन चाहिए।
आपको पता होगा लोग ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती नीचे रह करके कि हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो हमें स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा करके आप खुद की और अपने जैसे हज़ारों लाखों एवरेज लोगों की इंसल्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। इसके बजाय आप अगर वो चीज़ें करोगे जो आपको बोरिंग लगती है, जैसे बुक पढ़ना, अच्छे दोस्त बनाना, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना या फिर कुछ पेड़ वगैरह लगाना, ये सारी एवरेज चीज़ें, लेकिन इन सबको किसी खास वजह से ही एवरेज कॉलम के अंदर रख रखा है, क्योंकि सच में ये वो चीज़ें हैं जो मायने रखती है, आने वाले टाइम में खुशी देंगी। अगर आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हो तो एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपको कुछ सिखाएगी और शायद आपकी आंखें खोल दे। आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उस वक्त आखिरी टाइम पर जापान की हालत ख़राब हो गई थी। अमेरिका ने इतना दबाव बना दिया था। जापान की आधी आर्मी पूरे के पूरे आधे एशिया में फैली हुई थी। जापान को खुद को नहीं पता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो अमेरिका अब उनकी जगहों पर कब्जा करने लगा था। तो 1944 में एक लेफ्टिनेंट था वहाँ पर जापानीज़ आर्मी का, ओनोडा नाम था उसका। नाम सुन लो, ओनोडा नाम था उसका। उसको फिलीपींस भेजा गया अमेरिकन आर्मी को रोकने के लिए। जो कर सकता था करे, लेकिन सरेंडर ना करे। वो सरेंडर करने वालों में से था भी नहीं। उसको ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि सरेंडर मत करना, लड़ते रहना। वो लड़ने वालों में से था। तो वो चला गया फिलीपींस के एक आइलैंड पर। फिर टाइम के साथ क्या हुआ, अमेरिका जापान पर इतना हावी हो गया। वो दिसंबर का टाइम था जब वो 1944 में वहां पर गया था आइलैंड पर। उसके बाद में 1945 में हम सब जानते क्या हुआ था। जापानीज आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, बहुत सारों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ओनोडा और उसके 3 आदमी जंगल में वैसे ही छुपे रहे, कैसे ना कैसे वहीं पर छुपे रहे। और अमेरिका और फिलीपींस के लोगों के साथ में गोरिल्ला वाली लड़ाई शुरू कर दी। ये गोरिल्ला वॉर खतरनाक होती है। इसमें पकड़ नहीं पाते ये लड़ाई करने वालों को। अमेरिकन आर्मी की नाक में दम करके रख दिया इस ओनोडा और इसके आदमियों ने। और हम सब जानते हैं कि उसी साल क्या हुआ था। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए, लड़ाई खत्म हो गई। एक ड्रामेटिक टाइप से एंडिंग हुई थी। जापान ने घुटने टेक दिए थे और उसके बाद में अमेरिका ने ही वहाँ का विकास किया था। तो पता है क्या हुआ, ये ओनोडा, इसके 3 आदमी और बाकी सारे काफ़ी सारे जापानीज ऑफिसर्स, इनको तो पता भी नहीं था लड़ाई खत्म हो गई है। अभी भी जंगलों में छुपे हुए थे, हमला कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे वहाँ के नेटिव लोगों के साथ में भी। और अमेरिका का जो भी सिपाही इनको मिलता था उसको मारते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, ये लोग जंगलों में छुपे हुए हैं, अब लड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर हज़ारों पर्चियाँ ऊपर से फेंकवाई बटवाई, एक मैसेज के थ्रू ये बताने की कोशिश की इनको कि लड़ाई खत्म हो गई है, बाहर आ जाओ। लेकिन ओनोडा और उसके आदमियों ने ये पर्चियाँ पढ़ी भी, लेकिन उन्होंने सोचा ये सब झूठ है, अमेरिकन की चाल है हमें बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हमको, तो ऐसे झूठ बोल के पकड़ना चाहते हैं। ओनोडा अड़ा रहा। 5 साल गुजर गए, पर्चियाँ भी बटना बंद हो गई। उन्होंने कहा अब नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। अमेरिकन आर्मी भी वापस लौट गई अपने घर पर और फिलीपींस के लोग भी अपने काम में लग गए। लेकिन ये अभी भी जंगलों में पता नहीं किस चीज़ की कौन सी जंग लड़ रहे थे। किसानों को परेशान करके रखा था। जिस किसान को देखते थे उसको गोली मार देते थे, उनकी फसलें जला देते थे। फिलीपींस की गवर्नमेंट परेशान हो गई इन लोगों से, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने, कोई फायदा नहीं था। फिर 1952 में जापान ने ही कोशिश की, आखिरी कोशिश की कि अपने छुपे हुए सोल्जर्स को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सम्राट ने क्या किया, एक हिडन मैसेज इनको भेजा। लेकिन फिर भी ओनोडा, बाकी सब ने सरेंडर कर दिया होगा, लेकिन ओनोडा नहीं माना। उसे लग रहा था कि अमेरिकन हमें बाहर निकालते ही मार देंगे। सालों गुजर गए, नेटिव लोग इतने परेशान हो गए उनसे कि उन्होंने भी हथियार उठा लिए इनके खिलाफ। 1959 तक ओनोडा के 2 आदमियों ने तो सरेंडर कर दी। एक आदमी ने सरेंडर कर दिया था, एक मारा गया था, एक पुलिस के हाथों मारा गया था फसल जलाने की वजह से। अब अकेला रह गया था ओनोडा। मतलब जापान की लड़ाई खत्म होने के 25 साल बाद तक भी, लड़ाई खत्म होने के 25 साल बाद तक भी ओनोडा पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहा था। आधी से ज़्यादा जिंदगी इन्होंने जंगलों में गुजार दी थी। अब जापान को क्या लगा कि ओनोडा मर चुका है, तो उसको क्या है, यहाँ पर पीछे जापान में एक हीरो बना दिया गया, उसकी कहानी बनती गई, एक माइथोलॉजिकल हीरो टाइप का। बहुत लोगों को लगता था कि वो अभी भी जिंदा है। बहुत लोग सोचते थे कि उसके पास सुपरनेचुरल ताकतें हैं। ऐसी कहानियाँ बनना शुरू हो गई। तो इन्हीं कहानियों को सुनकर एक सुजुकी नाम का लड़का, इसको पता नहीं क्या जच गई, ये ओनोडा को ढूंढने निकल गया खुद ही। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बनाकर कि ओनोडा का ढूंढना है। आवारा टाइप का तो ये था, जहाँ मिलता था खा लेता था, जहाँ मिलता था सो जाता था। तो इसने ओनोडा को अपना हीरो बना लिया और इसे यकीन था कि कोई और ढूंढ नहीं पाया, लेकिन ये ढूंढ लेगा।
इतने सालों तक जो कोई नहीं कर सका, अमेरिकन्स नहीं कर सके, जापानीज गवर्नमेंट नहीं कर सकी, फिलीपींस गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो ये कर देगा। और इसका प्लान क्या था? जंगलों में जाकर जोर जोर से ओनोडा ओनोडा कहकर चिल्लाकर ये सरफिरा चला गया, अकेला ही चला गया, जंगल में दाखिल हो गया। और कमाल की बात ये थी, 4 दिन तक इसने चिल्लाया और ओनोडा मिल गया। और कमाल की बात, ओनोडा ने इस पर भरोसा भी कर लिया। ये किसी ऐसे जापानीज आदमी से सुनना चाहता था कि लड़ाई खत्म हो गई है, जिस पर इसको वाकई भरोसा हो सके। इसको यकीन हो गया कि लड़ाई वाकई खत्म हो गई है, और ये दोनों दोस्त बन गए। अब यहां गौर से सुनना, एक कमाल की बात बता रहा हूं। सुजुकी ने जब ओनोडा से पूछा कि ओनोडा अभी तक तुम बाहर क्यों नहीं आए, तो उसने क्या बोला पता है? कि मुझे ऑर्डर्स मिले थे कि मुझे सरेंडर नहीं करना। 30 सालों तक इसने वो ऑर्डर्स का पालन किया, खुद को ही झूठे ऑर्डर्स दे रहा था कि सरेंडर नहीं करना है। और बदले में सुजुकी से ओनोडा ने पूछा कि तुम मुझे यहां जंगल में ढूंढने क्यों आए, तो वो बोला मेरा मकसद था। पता नहीं ये दोनों कौन सी दुनिया में जी रहे थे, खुद को हीरो मानकर, जबकि लाइफ में दोनों ने कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं किया था। सुजुकी का तो मकसद खत्म हो गया, वो थोड़े सालों बाद हिमालय में जाकर पहाड़ियों में मर गया वहीं पे, जबकि ये आदमी वापस जापान आ गया। इससे हमको ये पता चलता है कि इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बेमतलब की चीज़ों की परवाह करने में खर्च कर देता है। इल्यूजन्स में जीना पसंद है उसको। इसके बाद में ओनोडा से पूछा गया कि भाई तुमको अफसोस नहीं है 30 साल तुमने ऐसे ही गवा दिए? तो उसने कहा मुझे गर्व है कि मैंने जापानीज साम्राज्य की सेवा की, जो अभी बचा भी नहीं था। ये चीज़ उसे बाद में जापान जाने के बाद में पता चली। इन लोगों ने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि मैं क्यों इतनी तकलीफ झेल रहा हूँ। ओनोडा वापस जापान लौटा तो वापस एक वहाँ पर लौटने के बाद में एक सेलिब्रिटी बन गया। जापान के लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए, ऐसा वैसा करके। लेकिन जापान लौटने के बाद इस बंदे ने क्या देखा कि अब जापान पहले वाला नहीं रहा, इसका वाला जापान। वो जापान बचा ही नहीं था, अमेरिका की तरह बन गया था। वेस्टर्न थिंकिंग को अपनाया जा रहा था वहाँ पर। जिस जापान को बचाने की लड़ा था, 30 साल खराब कर दिए थे, वो अब बचा ही नहीं था। उसने जापानीज लोगों को समझाया कि हम लोग लड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम ये सब क्यों अपना रहे हो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन लोगों के लिए भले एक हीरो था, हीरो होने के बावजूद पता है कैसा हीरो था? एक शो पीस टाइप का, जिसे म्यूजियम में रखा जाना चाहिए था। ओनोडा टूट गया अंदर से। इतने साल जंगल में रहकर के भी वो इतना नहीं टूटा होगा जितना इस बात ने तोड़ दिया कि जंगल में कम से कम जीने का मकसद तो था, लेकिन यहां पर अपने ही लोगों को वेस्टर्न कल्चर में देखा तो ये चीज़ देखकर वो टूट गया। बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने इतनी पागलों की तरह लड़ाई की, क्या फ़ायदा हुआ। ये बात उसको खाए जा रही थी। कहाँ गया वो जापान? 30 साल बर्बाद कर दिए बेकार कोशिश करने में, और एंड में आखिर वो जापान छोड़कर चला गया और वहीं जाकर मरा, ब्राज़ील में जाकर। ये चीज़ हमें क्या सिखाती है? एक ही बात सिखाती है कि हमने कौन से प्रिंसिपल्स बना रखे हैं अपने। सेल्फ अवेयरनेस नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? ये जो सेल्फ अवेयरनेस होती है एक प्याज की तरह होती है, एक ऑनियन, जिसके जितने छिलके उतारोगे उतने आंसू आएंगे। इसकी पहली लेयर होती है इमोशंस, इमोशंस की समझ। लोग इस फर्स्ट लेवल में अटक जाते हैं बदकिस्मती से। जैसे मैं और मेरी वाइफ एक ही टाइप के सवाल पूछते हैं एक दूसरे से, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। परेशान लग रहे हो? हंस के बोलता हूँ ठीक हूँ ना। आधे घंटे तक ये बकवास चलती रहती है। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खाली जगह होती है जिनको हम अपने इमोशंस से भरते हैं, और इन सब चीज़ों को समझने में सालों लग जाते हैं हमको। तो ये सेल्फ अवेयरनेस प्याज की तरह होती है, जितने छिलके उतारोगे उतना रोना आएगा। लेकिन इन लेयर्स को उतारोगे नहीं तो अपने आप के बारे में जान कैसे पाओगे कि आप किन प्रिंसिपल्स पर टिके हुए हो। लोग जानते ही नहीं हैं अपने बारे में कि वो कितने गलत हैं। खुद से ऑनेस्टली सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डर लगता है हमें कि हम गलत तो नहीं सोच रहे। आपके जो भी हालात हैं आज या कभी भी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देख रहे हो। एक रॉक स्टार था, उसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। 1983 में एक गिटारिस्ट था, उसको उसके बैंड ने बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाला। बहुत बेइज्जती हो गई उसकी। कैसे? पता नहीं क्या हुआ, क्या वजह रही। उसको कोई वार्निंग भी नहीं मिली। बस एक दिन आकर के उसको सॉन्ग रिकॉर्डिंग के 2 दिन पहले उसको आकर के बाहर निकाल दिया गया। एक वापसी का टिकट पकड़ा दिया गया हाथ में, बस का टिकट पकड़ा दिया गया न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस का। अब वो गया, बस में बैठा बैठा सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई, अब क्या करूं। सब कुछ ब्लैंक लग रहा था उसके सामने उसको।
अब दोस्तों घर तक जाते जाते पूरे रास्ते में उसने बहुत रो लिया, बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन एंड में घर तक पहुंचने से पहले पहले उसने खुद पर जीत पा ली। रोना बंद किया, खुद पर तरस खाना बंद कर दिया और तय किया कि एक नया बैंड बनाऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा कि उनसे क्या गलती हुई है, क्या खोया है उन्होंने, मैं क्या चीज़ हूँ। टीवी पर वो मुझे देखेंगे, मेरे पोस्टर्स देखेंगे, मैगजीन में देखेंगे। मैं बहुत रो चुका, बहुत आंसू बहा लिए और मेरे हर एक आंसू की कीमत $100 का नोट होगी। और इसके बाद वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह लग गया अपना बैंड बनाने में। महीनों तक उसने गाने लिखे, पूरे दिल से वो गाने गाए। दबा हुआ गुस्सा उसकी बदले की आग में घी बनकर, उसका नशा बनकर बाहर निकला और कर दिया उसने जो करना था। एक बहुत बड़ा गिटारिस्ट बन गया और उस गिटारिस्ट का नाम है डेव मस्टेन। डेव मस्टेन नाम है। इसको आज हैवी मेटल बैंड का सबसे इन्फ्लुएंस करने वाला माना जाता है। इस सब के बावजूद एक इंटरव्यू हुआ था इसका, उसमें से भरी आंखों में दुनिया को बताया था कि आज भी ये खुद को बहुत अनसक्सेसफुल मानता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके दिल में वही दर्द लेकर आज भी बैठा हुआ है। दरअसल हम सब जो हैं एक बंदर हैं, आखिर है तो बंदर ही। हमें लगता है ये बढ़िया जूते कपड़े पहनकर हम में तहजीब आ गई है, कल आ गई है, लेकिन हम दूसरे से कंपैरिजन करना अपने आप को नहीं छोड़ते। उस लेवल पर पहुंचने के बाद भी हंस लो, चाहो तो हंसो इस आदमी पर, लेकिन आप भी जैसे तैसे कोई ना कोई बात अपने दिल में रखकर बैठे ही हो ना। दिल में तो होगी, बस हमारी प्रॉब्लम्स का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। ओनोडा को याद करो, जिसकी उम्मीद ने उसे 30 सालों तक जंगलों में जिंदा रखा, कीड़े मकोड़ों के बीच में, पता नहीं वही खाए होंगे उसने, लेकिन जापान वापस लौटने पर उसी उम्मीद ने उसे रुलाया कि वो कितना पागल था। तो हमारी सिचुएशन ठीक होने के बावजूद भी अगर हम अपने थॉट्स नहीं बदलते तो हमारे थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो खुशी खुशी की बात करते हैं हम लोग, ये खुशी चाहिए तो खुशी किस चीज़ की? ये खुशी है क्या? आपके लिए खुशी कुछ और है। एक शराबी के लिए शराब में खुशी है, भूखे आदमी के लिए रोटी में खुशी है। तो ये भ्रम है, खुशी नकली चीज़ है और थोड़े टाइम तक ही रहेगी, गम भी आएगा। थोड़े टाइम की खुशी हम किन चीज़ों में देखते हैं? जैसे दुख का कोई सॉल्यूशन आप वीडियो गेम खेलकर जीत कर, या फिर वीडियो गेम में जीत कर, या सोशल मीडिया पर लाइक्स जमा करके ढूंढ रहे हो, तो ये थोड़े टाइम की खुशी ढूंढ रहे हो। इससे ज़्यादा खुशी यहाँ पर ऑथर बोलते हैं एक बच्चे को पालने से मिलेगी। लंबे टाइम के लिए की गई किसी चीज़ में खुशी मिलेगी जिसका कोई मतलब है, जिससे वाकई कुछ मिलेगा। थोड़े टाइम की मिली हुई खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है। हमेशा फील गुड करना, हमेशा अटेंशन के बीच में रहना, दूसरों को पसंद आना, ये सब नकली खुशी है। असली दुनिया से जुड़ो। अपने आप से सवाल पूछो, कहीं वो जापानी लेफ्टिनेंट ओनोडा की तरह आप भी भ्रम में तो नहीं जी रहे खुद को एक हीरो मानकर। हम में से कोई भी आदमी उसको फॉलो करना नहीं चाहेगा, भले ही कितने भी इंस्पायर हो गए, लेकिन फॉलो करना नहीं चाहेगा। अपने 30 साल जाकर जंगल में बर्बाद करना नहीं चाहेगा। जब आप उस ओनोडा को फॉलो करना पसंद नहीं करोगे तो आपको क्यों लगता है कि आपकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये चीज़ें करने से लोग आपको फॉलो करेंगे? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में है।